जो बिजनेस के लिए आप आज रेस कर रहे हैं 10 साल में वो आपका बिजनेस नहीं रहेगा। काफी हद तक डाइवर्सिफाई होगा। यस, आई सी। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग शार्क टैंक में आई हुई पिचेस का एनालिसिस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो जो पिच मेरे को ऐसा लग रही है कि इसमें आपके सीखने की बहुत सारी चीज़ें, उन पिच को लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ और इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ द डिकोड एज की पिच। तो दर्शित, पार्थ और राकेश 3 जवान लड़के इस पिच को लेके आए। इनका स्टार्टअप बेसिकली ये था कि फर्स्ट लॉन्जेटिविटी फोकस्ड कंपनी है। मतलब जैसे फॉरेन में होता है ना कि हम आपकी उम्र बढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबा आपको जीने में मदद करेंगे, आपकी उम्र मतलब आपका लाइफ स्पैन बढ़ाएंगे पर उम्र कम करेंगे। तो वो वाली चीज़, वो वाला प्रोडक्ट ये लोग इंडिया में लेके आए। तो इनका पहले बिजनेस समझ लेते हैं, फिर मैं अपने फीडबैक पे भी आऊँगा। तो पहले इनका बिजनेस है, इन्होंने बोला कि हम 3P अप्रोच यूज़ करते हैं। सबसे पहला P है प्रिवेंट कैसे कि हम आपको सप्लीमेंट्स देंगे, कुछ खाने को देंगे, उससे आपकी जो बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज को तो कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि वो तो टाइम के साथ रिलेटेड होती है। बायोलॉजिकल एज को हम आपको क्या करेंगे ना, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, आपकी उम्र बढ़ने नहीं देंगे। अब जैसे आप जानते हैं सब लोग कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, अनहाइजेनिक फूड एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, हमारी बॉडी बहुत जल्दी बोल जाती है, बहुत जल्दी वो टायर हो जाती है, हमारे एज से ज़्यादा के सिम्टम्स दिखाने चालू कर देती है। तो अगर हमारी बायोलॉजिकल एज हमारी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ मेंटेन भी रह पाती है ना आज के टाइम पे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले P उस पर फोकस करते हैं कि सप्लीमेंट्स देके आपकी एज को प्रिवेंट करेंगे। दूसरा प्रिडिक्ट करेंगे। तो इनकी एक बायोलॉजिकल एज की टेस्टिंग और एक गट टेस्टिंग ये लोग लेके आए हैं, वो यूज़ करते हैं, जिससे ये आपकी बायोलॉजिकल एज का पता लगाते हैं। और फिर तीसरा है पर्सनलाइज, कि जब आपकी एज पता लग गई तो आपकी एज के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए एक चार्ट बनाएंगे, आगे के सप्लीमेंट्स का प्लान बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे और उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। तो ये 3P पे लोग काम करते हैं। 20,000 से ज़्यादा कस्टमर्स इनके 35 to 60 के एज में इनके कस्टमर्स रहते हैं। और बेसिकली ये क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज के फंडे पे कॉन्सेप्ट पे अपना बिजनेस बना रहे हैं। सबसे पहला जो इनका प्रोसेस की मैं बात करूं तो एट होम ऑर्डर किट है, जो आप घर पे मंगवा सकते हैं। उससे आप अपना टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट करके भेज सकते हैं। इनका बंदा आके सैंपल उठा के लेके जाएगा। तो वो 20,000 रुपए की वो किट है। उसके बेसिस पे आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी जिसमें 180 से भी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं और 5 अलग है, मतलब 2 सेक्शन में वो रिपोर्ट डिवाइडेड है। तो एक सेक्शन में आपको 120 पैरामीटर्स मिलते हैं, दूसरे सेक्शन में आपको 5 बड़े पैरामीटर्स मिलते हैं, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है और आपकी बायोलॉजिकल एज का पता लगाना आसान हो जाता है कि आपकी एक्चुअल में बायोलॉजिकल एज क्या चल रही है। प्रोप्राइटरी गट जो ये टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, वो इनका प्रोप्राइटरी टेस्ट है। तो इनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। इन्होंने उसमें कुछ नया खास इनोवेशन, कुछ चेंजेस करे होंगे, इसलिए ये प्रोप्राइटरी बोल रहे हैं अपने आप को। और तीसरी बात करूं तो ये रॉ मटेरियल जो है वो NMN करके कोई रॉ मटेरियल, देखो मैं साइंस का बंदा तो हूँ नहीं, कॉमर्स का बंदा हूँ, इंग्रेडिएंट्स पे मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बस सुनने के लिए सुन लो ताकि तुम्हें एक आइडिया बना रहे। जब मैं आगे इससे रिलेटेड आपको फीडबैक दूंगा तब आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ये सारी टर्म्स यूज़ करी थी। डिटेल में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो एक NMN करके प्रोडक्ट है जो 900 रुपये से 3,000 तक का मिलता है। एक CA-AKG करके कोई इनका प्रोडक्ट आता है जो 8 महीने की यूसेज है और 3 साल, मतलब 8 महीने अगर तुम उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो वो तुम्हारी बायोलॉजिकल एज 3 साल से रिड्यूस करने में कैपेबल है। 10 से ज़्यादा सप्लीमेंट्स हैं, इनके SKUs हैं जो आज के टाइम पे 92% ऑफ द सेल्स को कंट्रोल करते हैं, सेल्स का हिस्सा बनते हैं। और 70% ओवरऑल बिजनेस में 70% ग्रॉस मार्जिन है, लेकिन -10% EBITDA में चलते हैं बिकॉज ऑफ दोज टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन सप्लीमेंट्स की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो वहाँ पे इनका +10% EBITDA रहता है। ये तो थी इनके बिजनेस की बात है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे स्टैब्लिश हुआ, मैं बता देता हूँ। तो फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। एक व्यक्ति भी हैं जो फॉरेन में करते हैं, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा जी पाएँ, ज़्यादा हेल्दी लाइफ जी पाएँ, ज़्यादा सालों तक धरती पे जी पाएँ। उसके लिए वो लगभग 100 से 150 टैबलेट्स रोजाना लेते हैं और 8 करोड़ से ज़्यादा हर साल अपने टेस्टिंग पे और सप्लीमेंट्स पे खर्च करते हैं। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, बायोलॉजिकल एज DNA के थ्रू
मेजर करता है, उससे आप डिटरमिन करते हो ये अच्छा है या बुरा है, Right. एंड बेस्ड ऑन दैट आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बेचते हैं Right. जिससे आपकी बायोलॉजिकल एज कम हो सकती है. दिस इज योर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन, करेक्ट? Absolutely. ये तो हुई इनके बिजनेस की बातें. अब जरा मैं अपने फीडबैक पे आता हूँ. तो डेफिनेटली इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. इनके अलावा ये काम अभी इंडिया में और कोई नहीं कर रहा है. ये सबसे पहले हैं ये काम करने के लिए. उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ब्रांडिंग में बेनिफिट मिलेगा, मार्केटिंग में बेनिफिट मिलेगा, ब्रांड ट्रस्ट में बेनिफिट मिलेगा. लेकिन आगे जो मेरे पॉइंट्स है वो थोड़े नेगेटिव की तरफ ज़्यादा रहेंगे. सबसे बड़ा जो इन्होंने अपनी पिच चालू करी और जिस प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एजिंग. तो इन्होंने बोला कि आज एजिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मेरा सवाल ये है कि क्या एजिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? बिकॉज कहीं ना कहीं एज एन इंडियन माइंडसेट एंड एज एन ह्यूमन हिस्ट्री को यदि हम देखें तो आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो कि भैया जिसने अपनी एज कंट्रोल करके वो अमर हो गया. तो एजिंग मेरे हिसाब से ह्यूमंस के लिए पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम नहीं है जैसा इन्होंने स्टेट किया और उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे हिसाब से वो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको कहीं ना कहीं ह्यूमन हिस्ट्री एक्सेप्ट कर चुकी है कि यार ये तो होना ही होना है. नो वन कैन अवॉइड इट और नो वन कैन हाइड फ्रॉम इट. लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ऐसी धुन होती है कि भैया मेरे को तो ज़्यादा जीना है. जहाँ मैं शायद 80 साल जी रहा था वहाँ मैं 100 साल 120 साल जीना चाहूँगा फॉर XYZ रीजंस. वो बात अलग है, वो शौकिया चीज़ है. वो कितना होगा, 1%, आधा परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, उससे ज़्यादा नहीं होते. तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि क्या एजिंग सच में एक प्रॉब्लम है जैसे कि इन्होंने उसको प्रेजेंट किया. अगला मैं मानूंगा कि हाँ, इनकी अप्रोच तो थोड़ी यूनिक है, जो 3P अप्रोच ये लेके आए और जो जैसे विनीता जी ने भी बोला कि समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड, वो वाली जो इनकी अप्रोच है कि हम टेस्टिंग करके फिर सप्लीमेंट देंगे, वो अप्रोच मैं मानता हूँ यूनिक है. बट मार्केट के लिए ये टू अर्ली है, स्पेशली फॉर इंडिया. इंडिया में इस चीज़ का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है. इंडिया में कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हो और जो इस चीज़ पे काम कर रहा हो. जैसे कि मैंने अभी फॉरेन में जो बंदा है उसका एग्जांपल दिया, इंडिया में ऐसा कोई नहीं है. इंडिया मार्केट के लिए अभी भी हम लोग डेवलपिंग फेज में हैं, डेवलप्ड फेज में नहीं है. हम लोग स्पेंड अपने नीड्स पे और अपनी वांट्स पे, मतलब नीड्स पे मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन हम स्पेंड करते हैं. उसके बाद हमारे डिजायर्स, एस्पिरेशंस, वांट्स आती हैं. लेकिन ये जो चीज़ है ना, अगले पॉइंट को मैं इसमें अपना कवर करूंगा कि ये जो एज रिवर्सल वाली चीज़ है, ये क्या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है? मेरे को वो इनके पिक्चर्स से पार्थ, राकेश और दर्शित से थोड़ा सा सवाल है कि क्या प्रायोरिटी प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो आज एक इंडियन व्यक्ति के लिए एज रिवर्सल क्या उस प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 5 में या टॉप 10 में या इनफैक्ट टॉप 20 में भी आता है? मेरे हिसाब से तो नहीं. आई थिंक ये सबसे लास्ट काम होगा जो बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वो वैल्यू ड्रिवन, कल्चरल ड्रिवन सोसाइटी है. तो वहाँ पे भैया अपना सेटल हो जाओ, अपने बाल बच्चे सेटल हो जाओ, फिर उनके बाल बच्चे सेटल हो जाओ, वो वाला चीज़ चलता है. तो जब तुम सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, सोसाइटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो जाते हो, आई थिंक तब जाके ये प्रायोरिटी आती है कि मेरे को एज रिवर्सल करना है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज इन इंडिया. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इस वजह से इसकी मार्केट बहुत छोटी हो जाती है. जैसे मैंने बोला कि 1%, आधा परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लोग इस चीज़ को लेके एंथुजियास्ट हैं. इंडिया की बात करूं तो अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति सामने नहीं आया जो इस चीज़ पे एक्टिवली काम कर रहा हो. तो क्या इसकी डिमांड है मार्केट में? नहीं है, वो एक बड़ा सवाल आ जाता है. प्राइस 20,000 रुपये एक कंज्यूमर ऑफ इंडिया के मद्देनजर रखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है. हाँ, इन्होंने बोला कि मैं इसको 9,000 तक ले आऊँगा. जब ले आएंगे तब की तब बात करेंगे. अभी तो नहीं लेके आए हैं. अभी तो इनकी किट महंगी ही है, टेस्टिंग महंगी ही है, एंड दैट्स इट. 9,000 रुपये का भी टेस्ट, आजकल हम लोग नॉर्मल टेस्ट, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि नॉर्मल टेस्ट ही इतने सारे हो जाते हैं. तो एज रिवर्सल के लिए मैं अपना बायोलॉजिकल एज टेस्ट करवाऊं और उस पर मैं 9,000 रुपये भी खर्च करूं, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में अभी के टाइम पे ये पॉसिबल है. टेस्ट प्लस सप्लीमेंट, जैसे कि विनीता जी ने बोला, ये इनका मॉडल है कि हम टेस्टिंग भी करेंगे, हम सप्लीमेंट भी देंगे. बाहर में जो कंपनीज है वो या तो टेस्ट करती हैं, सप्लीमेंट देती हैं. बोला हम दोनों करेंगे. अच्छी बात है, डेयरिंग बात है, हम दोनों करेंगे.
जैसे कि हमने अभी केस स्टडी भी कवर करी है, कल ही केस स्टडी कवर हुई है रेड बुल की। वहां पे हमने देखा था कि उसके जो फाउंडर हैं उन्होंने बोला कि नहीं हम D2C भी जाएंगे, हम B2B भी जाएंगे, हम दोनों एक साथ कवर करेंगे। तो अच्छी बात है आप दोनों एक साथ कवर करना चाह रहे हो, दिस शोज दैट यू हैव करेज। बट बॉस पता करने वाली ये बात है कि एक तो मार्केट कम है, दूसरा अगर मैं इतने सारे झंझट अभी से ही पाल लूंगा तो जैसे कि मेरा अभी कंपनी का हाल हो रहा है ना कि -10% EBITDA जा रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा और ये बढ़ सकता है। मेरे को अपना फोकस स्टार्टिंग में कहीं एक जगह लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मार्केट अभी वैसी नहीं है, मेरी टाइमिंग अभी गलत है मार्केट में, गलत इन द सेंस आई एम टू अर्ली इन द मार्केट, ठीक है। दूसरा, कोई यूनिक यूएसपी नहीं है, इनके टेस्ट भी बाहर होते हैं, इनके रॉ मटेरियल्स भी बाहर से आते हैं, ये बस पैक करके अपना नाम लगा के बेच रहे हैं। ये काम तो कोई और व्यक्ति भी कर सकता है इंडिया का। माना डीकोड इज द फर्स्ट कंपनी, बट ओनली कंपनी तो नहीं है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस फील्ड को देखता है कि इसमें स्कोप है तो ये काम कर सकता है, बाहर से प्रोक्योर करके इंडिया में बेच सकता है। इसमें इनकी क्या खासियत है मेरे को वो समझ में नहीं आया। सप्लीमेंट्स जो इन्होंने बताया, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को तो नहीं पता, मैं साइंस का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन शार्क्स के हिसाब से मैं बात करूं तो वो भी बहुत कॉमन सप्लीमेंट्स है, ऐसा कुछ स्पेशल कोई यूनिक उन्होंने उसमें भी कुछ अपनी यूएसपी डेवलप नहीं करी है। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है जो आपने शायद अब वीडियो की स्टार्टिंग में इंट्रो में भी देखा होगा कि अभी जो ये टेस्टिंग वगैरह वाली मार्केट में है, प्रोबेबली 10 years फ्रॉम नाउ ये पूरी मार्केट शिफ्ट हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स के पास, अनऑर्गेनाइज स्मॉल प्लेयर्स के पास। जैसे कि अभी भी बहुत सारे एजेंसी मतलब हालांकि हॉस्पिटल्स ऑफर करते हैं कि तुम हमारे यहाँ ही टेस्ट करवा लो, लेकिन अभी भी मैक्सिमम ऑफ द इंडियंस हॉस्पिटल में इलाज तो चल रहा होता है पर टेस्ट किसी बाहर की एजेंसी से, मेजरली लाल पैथ लैब से या थायरोकेयर के ऐसे किसी ब्रांड से, ऐसे किसी एजेंसी से, लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं। तो वही बात है कि जो टेस्टिंग वाली चीज़ है वो तो कंप्लीटली रिप्लेनिश हो जाएगी कुछ सालों में। इनका मेन फोकस सप्लीमेंट्स पे रह जाएगा, वो इनका सबसे बड़ा बिजनेस ला के देगा। अभी वो +10% के बिट्टा पे है जो कि अच्छी बात है, लेकिन दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। तो अगले आने वाले 10 साल में इनको अपना पूरा मॉडल चेंज करके सप्लीमेंट फोकस्ड करना पड़ेगा, उसकी उसके ऊपर अपना पूरा रेवेन्यू मॉडल, प्राइसिंग मॉडल, बिजनेस मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। और प्लस इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इनको अपना मॉडल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर ऑल ऑफ दिस रीजन आई थिंक ये बिजनेस अभी के टाइम पे फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि ये थोड़ा अर्ली है बिजनेस में एंड इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टेबल नहीं था। हालांकि अनुपम ने इनमें इन्वेस्ट किया, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि अभी ये 10% EBITDA पॉजिटिव है सप्लीमेंट्स के साइड पे। तो अगर ये सप्लीमेंट्स वाली साइड को प्रमोट करते हैं तो वहां से प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, जिसके बाद अनुपम को अपना पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन all in all it was not so great idea keeping in mind the timing। मतलब आइडिया अच्छा था बट टाइमिंग बुरी थी, तो मैं कहूँगा तो वो चीज़ इनके बिजनेस के लिए थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। एंड वो चीज़ के लिए, उसके लिए आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा तब तक सस्टेन करना पड़ेगा जब तक इंडिया इस लेवल पे आ नहीं जाता है। एंड आई थिंक उसमें अभी बहुत टाइम है, वो मेरे को नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। फॉर ऑल दोज रीजंस आई थिंक दिस वाज अ बिजनेस जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। आप भी देखोगे दूसरी केस स्टडीज भी जब मैं कवर करूंगा, मैं वहाँ जरूर से बात करूंगा कि वो बिजनेस जिन्होंने राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया है खुद को मार्केट में वो ज़्यादा चले। हमने केस स्टडी पहले कवर करी थी ऑफ दूध वाला, उसमें आप देखो, या उससे पहले एक और हमने केस स्टडी पेपर टैप की केस स्टडी कवर करी थी, वो देखो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था कि वो अर्ली इन द मार्केट थे तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से पैसा बहुत जा रहा था जेब से पर बिजनेस आ नहीं रहा था एंड फाइनली दे नीड टू क्लोज देयर बिजनेस। तो वही इनके साथ भी होता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। बट ठीक है, आई थिंक कुछ ना कुछ वो अच्छा कर ही लेंगे विद द बेस्ट विशेस एंड ग्रेट होप। आई थिंक लेट्स क्लोज दिस पिच नाउ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी और पिचेस भी हमें एनालाइज करते रहेंगे, उसकी तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। पर टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।